ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाई गई कोविड-19 के मरीजों के लिए उपयोगी दवाई 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज पर DRDO मुख्यालय में जीवन विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद चतुर्वेदी की बातचीत। तो सबसे पहले तो हम DRDO को और इनमास को ये बधाई देना चाहेंगे कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज खोज के साथ ही। हमारे साथ जुड़ चुके हैं DG लाइफ साइंसेज AK सिंह जी। सर, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज है क्या? जैसा आपको विदित है कि एक ग्लूकोज जिसको हम एक ऐसा ये मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में हमारे को ऊर्जा देता है, मतलब जो एनर्जी आती है वो ग्लूकोज से ही आती है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली फिर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे हर सेल को चाहिए होता है उसको अपनी क्रिया करने के लिए और उसको जीवित रहने के लिए। और ये जो 2DG है ये एक ग्लूकोज का ये एनालॉग है, मतलब ये उसी से मिलता जुलता एक उसका वेरिएंट है एक आम जनता के लिए। सर, कोविड के मरीजों के ऊपर इसके क्या परिणाम मिले हैं और आप थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। ये जो 2DG है इसका हमने गहन रिसर्च की इनमास में वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर। अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं, जब वायरस हमारी कोशिकाओं में पहुंच जाता है, चाहे मुंह के द्वारा पहुंचे या नाक के द्वारा, जब सेल में पहुंच जाता है और सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है कोशिका के अंदर, तो वो कोशिका के अंदर जाके उसको अपने बस में कर लेता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी जो नंबर है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है। जब वो वायरस अंदर कोशिका में बढ़ाता है तो उसको उन चीजों को बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी ग्लूकोज से आएगी। तो ये 2DG क्या करता है, जब हम इसको एक कोरोना के मरीज में दे देते हैं तो ये 2DG उस कोशिका में जो कि वायरस से ग्रस्त है उसमें एक तो ये ज्यादा मात्रा में उसके अंदर चला जाता है, और दूसरा जब ये ज्यादा अंदर चला जाता है मगर ये ग्लूकोज का वेरिएंट है, ये चला तो जाता है पर ये एनर्जी नहीं दे पाता। तो जब एनर्जी नहीं दे पाता तो वो सेल जो है एक तरह से एनर्जी के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है, पर 2DG उसमें से एनर्जी नहीं दे पाता। तो वो डबल मार्क होती है कि उसने ज्यादा भी ले लिया सेल ने और वो उसमें एनर्जी नहीं दे पा रहा। तो उससे क्या होता है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। जब वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली जो वायरल लोड है वो बॉडी में कम हो जाता है और एक तरह से ये उस वायरस को मारने में या उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में कारगर साबित होता है। डॉक्टर सिंह, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी है, हमें जानकारी भी मिली है कि जो वायरस से ग्रस्त सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, सिर्फ उन्हीं में ये 2DG जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ऐसी क्या तकनीक है इसमें जो सिर्फ उन्हीं सेल्स में ये एब्जॉर्ब किया जाता है? ये जो वायरस इसमें ग्रो कर रहा है उसमें इसका सेलेक्टिव, मतलब क्या कहते हैं, बड़ा स्पेसिफिक सेलेक्टिव ज्यादा अपटेक होता है। जैसे जब हम 2DG देते हैं ये मनुष्य की हर कोशिका के अंदर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जिसमें वायरस अंदर होता है, जिस सेल में वायरस होता है तो उसकी एनर्जी डिमांड, उसका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो वहां पे इसका अपटेक ज्यादा हो जाता है और सिलेक्टिव अपटेक हो जाता है। तो उसके कारण हमें ज्यादा फायदा होता है कि मतलब हम उस सेल को ज्यादा भूखा रखते हैं। ज्यादा भूखा रखने से क्या होता है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल पाती। सर, ये बताइए कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिपेंडेंस है वो इस ड्रग्स के, इस दवाई के उपयोग से कम हुई है, ऐसा पाया गया है परिणामों में। इसके बारे में थोड़ा समझाइए। जब हमने इस ड्रग का DCGI से परमिशन के बाद फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स किए पूरे हिंदुस्तान में, तो उसमें हमने पाया कि एक जब हम केयर करते हैं एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जो कि कोविड पेशेंट्स को एक स्टैंडर्ड केयर है कि उसको एक प्रोटोकॉल है, और जो एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें उसको 2DG दिया जाता है और हम उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर से कंपेयर करते हैं। तो हमने उस फेज 3 ट्रायल में पाया कि जिनको 2DG दिया जा रहा था उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उनके मुकाबले 50% कम थी, जिसके कारण वो जल्दी रिकवर किए और ठीक हुए। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था हमारा, जिसके आधार पर DCGI ने इसको इमरजेंसी यूज की परमिशन दी। तो सर, इससे क्या हॉस्पिटलाइजेशन की जो ड्यूरेशन है, जो पूरा समय है, उसमें भी कमी आती है?
हाँ हाँ, बिल्कुल ये पॉइंट था कि जिन मरीजों को 2DG दिया गया उनका जो हॉस्पिटलाइजेशन था वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर के मुकाबले कम था। अमूमन कितना ड्यूरेशन कम हो सकता है? ये अभी तो बड़ा एक लिमिटेड सैंपल में नंबर्स में किया गया, लेकिन 2 से 3 दिन कमी आई थी। डॉक्टर सिंह, आप हमारे श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि क्या इस ड्रग्स के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, कोई बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, या क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? इसका कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जिस डोसेज में इसको ट्राई किया गया और जो रिकमेंडेड डोज है उसमें अभी तक इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। हमारे श्रोताओं को आप ये बता सकते हैं डॉक्टर सिंह कि क्या ये दवाई जो है वो आम तरीके से बाजार में उपलब्ध है, और कोई यदि कोविड पॉजिटिव है तो क्या उसे जाकर ओवर द काउंटर इसे खरीदना चाहिए, या सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ही डॉक्टरों की निगरानी में इसका इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, अभी इसको इमरजेंसी यूज की परमिशन मिली है और डॉक्टर रेड्डीज लैब इसको बनाएगी, लार्ज क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करेगी, और अभी जब तक इमरजेंसी यूज है तो ये हॉस्पिटल सेटअप में ही उपलब्ध कराई जाएगी। ये अभी ओवर द काउंटर शायद इमीडिएटली ना मिले। 2DG जो दवाई है उसका इस्तेमाल और किन चीजों के लिए किया जाता है डॉक्टर साहब? वैसे 2DG जो है बड़ा एक पुराना और बड़ा नोन मॉलिक्यूल है। इसको पहले इस्तेमाल किया गया था ग्लायोब्लास्टोमा के लिए। पहले भी डीआरडीओ ने इसके ऊपर काम किया था और उसमें भी काफी हद तक कामयाबी मिली थी, और डीआरडीओ को तब भी हम अपना रेड्डीज लैब के साथ इस पे काम कर रहे थे और दुनिया में इसको यूज किया गया। लेकिन कुछ दिन उसके बाद में एक बीच में क्या कहते हैं ठंडा वक्त रहा, लेकिन उन्हीं वैज्ञानिकों ने अब इसमें फिर देखा कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इस एंटीवायरल ड्रग भी बड़ा कारगर हो सकता है, तो फिर उसको काम को दोबारा शुरू किया गया। पहले हमने इसको इन विट्रो जैसे सेल कल्चर में देखा कि ये इसकी वायरस को ग्रोथ को रोकने की कितनी क्षमता है, तो वहां पे हमें इसको बड़ा इफेक्टिव पाया। उसके बाद हम फेज 1 जो सेफ्टी ट्रायल होता है फेज 1 वो पहले हमारे पास डेटा था, हमने इसको दोबारा रिटरेट करा और फेज 2 और फेज 3 ट्रायल हमने किए विद द परमिशन ऑफ द DCGI, और अब ये हमारे को इमरजेंसी यूज का इसका परमिशन मिला है। डॉक्टर सिंह, आपने हमें बताया कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज जो है वो इसके निर्माण कार्य में भी लगेगी आगे। अमूमन कितना समय लगेगा इसे जो है पूरी तरीके से मार्केट में आने में, और क्या इसकी उपलब्धता सहज हो पाएगी? हमारी एक लैब है TRD ग्वालियर, उनके पास पेटेंट है। वो पेटेंट जो है हमने TOT की थी डॉक्टर रेड्डीज लैब को, और उसी प्रोसेस से वो इसको सिंथेसाइज करते हैं, और डॉक्टर रेड्डीज लैब इसको बहुत तेजी से इसको लार्ज क्वांटिटी में सिंथेसाइज करने में लगे हुए हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स तक पहुंचाई जा सके। इसका प्रोडक्शन बहुत ही सहज तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताइए। अब जहां तक मेरी जानकारी है कोई इसके प्रोडक्शन में कोई बहुत मेजर इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक केमिकल सिंथेटिक प्रोसेस है और उसमें ये माहिर हैं, और फेज 2 और फेज 3 ट्रायल के दौरान डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इसको बनाया है। जहां जहां परीक्षण हुए हैं, 3 चरण के परीक्षण हुए हैं डॉक्टर सिंह, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। आप हमें हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किन किन जगहों पर, अगर आप कुछ उल्लेख करना चाहें कि यहाँ परीक्षण हुए हैं, और अमूमन किस उम्र के लोगों में ये परीक्षण किए गए थे? ये बेसिकली पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं, चाहे हम केरला ले लें, चाहे हम महाराष्ट्र ले लें, गुजरात ले लें। महाराष्ट्र में भी पूना है, मुंबई है, लखनऊ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, ये सब जगह हुआ था। और जब कोई ट्रायल होते हैं उसका एक बड़ा प्रोटोकॉल है जिसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रहता है कि कौन कौन से मरीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। उन सब की परमिशन DCGI से ली जाती है। वो सारे जो प्रोटोकॉल्स थे उसका हमने पालन किया और इसका जो है ट्रायल हुआ है, पर ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। अब ये हो सकता है कि हर स्टेट में ना हुआ हो, क्योंकि इसमें ये भी है कि भाई उस वक्त वहाँ पे पेशेंट्स की अवेलेबिलिटी भी एक मुद्दा था, और हम सब लोग इसमें बहुत तेजी से काम कर रहे थे कि जो फेज 3 ट्रायल्स हैं ये जल्दी से जल्दी हों, क्योंकि हालात ऐसे थे, इसमें हमारे पास वक्त नहीं था। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं था, वी डिडंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम कि हम इसको आराम से करते रहें। इसके बाद अब हम यहाँ पहुंचे हैं। डॉक्टर सिंह, इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो अब ये पिछले साल अप्रैल मई माह के दौरान ही हुई थी, जब पहला कोविड वेव जो है वो चारों तरफ था, भारत हिंदुस्तान में भी था, तो उस समय से इसकी जो है इसके ऊपर परीक्षण चल रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ और ये सोच कहाँ से आई?
मैंने बताया कि जब पिछले साल मार्च अप्रैल में जब ये कोविड बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे जो डीआरडीओ के मुखिया हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जहां पे हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी तक हम इसको किसी और मर्ज के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एज ए एंटीवायरल भी बड़ा कामयाब हो सकता है। तो उसी दिन से हमने उनको एनकरेज किया और उसका काम शुरू करा। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसमें एक किसी ड्रग डेवलपमेंट का बड़े स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे थे, बहुत तेजी से किया। और इसमें वक्त तो लगता ही है, अन्यथा अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में किसी ड्रग का फेज 2 फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की हम बात करें तो कम से कम 5, 7, 8 साल की बात होती है। लेकिन सब परेशानियों को, सब जो स्थितियां थी आपने देखा, तब भी कोविड बड़ी तेजी से था। सबको देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने, डीसीजीआई ने, सबने बड़ा सहयोग दिया और इसको हमने काफी मुस्तैदी से और तेजी से बढ़ाया और हम फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट कर पाए। डॉक्टर सिंह, आप जो डीआरडीओ की पूरी भूमिका है, जिस तरीके से डीआरडीओ ने इतने कोविड फैसिलिटी हेल्थ सेंटर्स भी बनाए हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स भी इंस्टॉल किए हैं कई जगह, और अब जो लाइफ साइंसेस में भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसको किस नजरिए से देखते हैं कि डीआरडीओ की क्या भूमिका रही है? कई बार लोग कहते हैं कि भाई डीआरडीओ तो मिसाइल बनाता है या वेपन प्लेटफॉर्म्स बनाता है, लेकिन जब कोविड शुरू हुआ उस वक्त से मैं कहूंगा कि डीआरडीओ अपने डोमेन से बाहर आया। वो क्यों आया, इसको मैं एनालाइज करता हूँ। क्योंकि जितनी भी हमारे पास नॉलेज थी या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, जो हम आइदर डायरेक्टली यूज कर पाए या उस टेक्नोलॉजी को इनडायरेक्टली यूज कर पाए या हम उस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई कर पाए। मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूँ। शुरू में जब कोविड शुरू हुआ तो सैनिटाइजर ही नहीं था, मार्केट में खत्म था, लेकिन डीआरडीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने के इसको उपलब्ध कराया। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये सोच थी इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफ द मिशन एकम्प्लिशमेंट, कि कोई मिशन आ जाए तो कैसे उसको एकम्प्लिश करना है, कैसे सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल के उसका सोल्यूशन देना है। तो हमने छोटी सी चीज थी पर हमने सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। दूसरी बात थी, जैसे मास्क थे। अब हमारा काम मास्क नहीं बनाते थे, लेकिन हम सीबीआरएन जो एनबीसी प्रोडक्ट हैं, जैसे सीबीआरएन मीन्स केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इसके लिए हम प्रोटेक्टिव गियर बनाते हैं, एनबीसी सूट, एनबीसी मास्क। हमने उस नॉलेज को एक्सटेंड किया एकदम से कि इसको हम कोविड के लिए कैसे यूज करें, तो हमने N99 मास्क बनाया और उसको जो टेस्टिंग फैसिलिटीज थी हमने उसको N95 मास्क और अदर मास्क की टेस्टिंग के लिए देश को समर्पित किया। अब छोटी सी बात है, पीपीई किट्स थी। पीपीई किट जब होती है, उसकी जो सिलाई होती है सील पे, उस पे एक टेप लगती है और ग्लू लगता है। जब इस देश में बहुत ज्यादा पीपीई की जरूरत थी तो हमारे पास जो ग्लू या टेप मशीन वो बाहर से आनी थी, वो नहीं आ रही थी। तो हमने क्या किया कि जो मिसाइल्स में बहुत तरह के हम एडहेसिव्स या बॉन्डिंग मटेरियल यूज करते हैं, हमने उनको एनालाइज किया। हमने उसके उन एडहेसिव्स को इसकी जहाँ पे सिलाई होती है वहां पे लगाया, जिससे कि हम उस नॉलेज को या उस प्रोडक्ट को यहाँ यूज कर पाए। ऐसी मेरे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डीआरडीओ ने अपने डोमेन से, अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज से आगे निकल के काम किया, जिससे कि हम इस कोविड मैनेजमेंट में अपना योगदान दे पाए। अब जैसे ये हॉस्पिटल है, अब इसको भी हम चला रहे हैं। इस हॉस्पिटल में जो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमने डेवलप की हैं, जो हमने यहाँ डिप्लॉय की हुई हैं, और मैं आपसे साझा करूं, तकरीबन 120 या 130 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमने किए, जो छोटी बड़ी टेक्नोलॉजीज हमने पिछले 1 साल में डेवलप की कोविड के लिए। अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो अभी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से डीआरडीओ उसमें बड़ा लीड ले रहा है, वो हम टेक्नोलॉजी थी जो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन। जब क्या होता था, पहले जो फाइटर पायलट होता था वो ऊपर जाता था, वो लिक्विड ऑक्सीजन लेके जाता था और अगर उसे जरूरत पड़े तो उसकी एक लिमिटेड मात्रा होती थी, अगर वो खत्म हो जाए तो उसको लैंड करना पड़ता था। उस टेक्नोलॉजी को हमने एक्सटेंड किया, जिसमें हमने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाए। ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको यूज किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाई गई कोविड-19 के मरीजों के लिए उपयोगी दवाई 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज पर डीआरडीओ मुख्यालय में जीवन विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद चतुर्वेदी की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।